क्या नाम है चचा? सरफराज। सरफराज जी कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद रहते हैं। तबीयत खराब चले गए। तबीयत खराब चल रहा है, दवा ववा लेने के लिए आए। हाँ, अस्पताल में आ गए। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर पूरे देश में इस समय जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड संशोधन गलत है या सही? हमारी नज़र में गलत है। क्या गलत है उसमें? वक्फ बोर्ड ये है कि वो तो हमारी जगह है, उससे क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड का तो जगह जो है वो तो जगह है ही है भाई, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो इन लोगों को हुआ, हमें क्या दिक्कत हुई? कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसमें पारदर्शिता आएगा, कानून से गरीब मुसलमानों का मदद होगा। वो होना चाहिए। नहीं, वो तो हमारे बाप दादा के जगह है नहीं, वो हमने उनके नाम में वक्फ कर दी। उसमें उनका क्या है? ये जो लोग मतलब छीनना है, छीन रहे हैं इसको। छीन रहे हैं? कौन छीन रहा है? कौन छीन रहा है? हैं? सरकार। सरकार छीन रही है? हाँ। सरकार छीन रही है कैसे? मैं समझ नहीं। अपने कब्जे में कर रही ना। वो तो कह रहे हैं उसमें हम जो संशोधन करके पारदर्शिता ला रहे हैं ताकि गरीब मुसलमानों को थोड़ा फ़ायदा मिले उससे। ज़मीन इतना है, जगह इतना है, आप कह रहे हो सरकार छीन रही है। कैसे छीन रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए ना, सामने जब आवाज़ बात रख रहे हैं तो भाई क्लियर रखिए। काहे का कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। छीना जा रहा है जगह, जी, छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड की जगह। छीना नहीं जा रहा है। क्या हो रखा है, कुछ लोग उस पर कुंडली मार के बैठे शेषनाग की तरह, और वो इन गरीब मुसलमानों को किराए पे देके किराया खा रहे। उसका ना कोई रिकॉर्ड है, घोटाला कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही भैया, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ मर्जी जिस मर्जी जगह को बोल दो ये वक्फ की है, तो अब कागज़ दिखाने पड़ेंगे। जो उनकी है वो उनकी है, वक्फ बोर्ड की है। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिस पे कुछ लोग कुंडली मार के बैठे, उसमें जैसे मुल्ला जी आए मुरादाबाद से दवा लेने, अस्पताल तो वहाँ भी है कि नहीं? मुरादाबाद बीच में, मेरठ में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बन गए। तो ताकि वहाँ पे अब जैसे इनके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो जगह नहीं है, तो वक्फ बोर्ड की जगह पे हॉस्पिटल बन गया तो मुल्ला जी के काम आया, गरीब मुसलमान के काम आया। इनके बच्चों के लिए स्कूल बन गया, उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, समझ गए? उसमें जैसे इनका और कोई सार्वजनिक चीज़ बननी है वो बन जाएगी। बारात घर बन गया तो इनके बच्चों के ब्याह शादी होंगे। अब उस पर 2-4 लोग कुंडली मार के बैठे हैं। अब उसमें ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, इतनी नॉलेज नहीं है इनको। जो मौलवी साहब कह दिए कि हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, अब इनकी ज़मीन होगी खेती की, किसी ने छीनी है? नहीं छीनी। घर छीना? नहीं छीना। तो ये छीना किसी ने नहीं। ये अब जो पारदर्शिता आएगी, जो इन लोगों को लूट के खा रहे हैं 70 सालों से, वो लुटाई बंद हो जाएगी भाई। तो वो जो उसकी चीज़ है वो इन्हीं के समाज के लिए यूज होगी, उनसे इनको फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो लोग हैं वो इनको बरगला रहे ताकि इनके काम ना आए, हम ही लोग खाते रहें। जैसे आरक्षण में हो रहे ना, अपर दलित उसको हक खा रहे है ना, गरीब दलितों को नहीं मिल पा रहा है, वही हाल इनके साथ है। ऐसे ही दलित अपने समाज को गुमराह करते हैं, ऐसे ही इनका समाज इनको गुमराह करता है। अगर इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो गुमराह नहीं होंगे, आगे देश की तस्वीर अच्छी बनेगी, समझ गए? तो बातों से है सहमत। वो इनको समझा नहीं रहे, वो ये बात नहीं समझाएंगे इन्हें उल्टी बात समझाएंगे ताकि ये पत्थर बह के इनके लौंडे और कहीं गिरफ्तार हो जाए, साला 10 साल मुकदमा चले, हमारे घर लाइन लगा के खड़े रहें। वो हो रहा है इनके साथ। अब ये वो पिक्चर समझ नहीं पा रहे। अब इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो समझ जाएंगे, वो गलत चीज़ों में जाएंगे नहीं। ये है भाई साहब असली कहानी। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोग कुंडली मार के बैठे हैं, यानी जो नेता होते हैं या जो अगुवाई करके चलते हैं, और आप कह रहे हो सरकार ज़मीन छीन रही है, तो कुछ तो स्पष्ट होना चाहिए। सरकार अगर ज़मीन छीन रही है तो कैसे छीन रही है? या इनके बातों से सहमत हैं कि नहीं सहमत? बात इनकी भी सही है, सही बात है। सही है। क्या सही लगा इनके बातों में? हाँ अंकल जी। भाई इनके बच्चे देखो, बात सुनो, इनके समाज में एजुकेशन कम है। अब मदरसा बनाने से क्या इनको बच्चों को मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह मौलवी खड़े रहेंगे तो मौलवी को भी तो तनख्वाह कौन देगा? या इनसे पैसे लेंगे वो। और अगर वो पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, कमाएंगे, देश को टैक्स देंगे, इनके घर में पैसा आएगा।
तो इसलिए स्कूल खुलने ज़रूरी है, कंप्यूटराइज पढ़ाई हो, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े। भाई मौलवी तो क्या एक मोहल्ले में एक बहुत है, एक गांव में एक बहुत है, मौलवियों की फौज खड़ी करनी क्या? सारे ही वो पढ़ेंगे तो बाकी पढ़ाई कौन करेगा? गणित की कौन करेगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? इनके समाज में जो पढ़ा लिखा तबका, उनके बच्चे तो इंजीनियर बन रहे हैं। एक एक घर में 4-4 डॉक्टर है मुसलमानों में, पढ़े लिखों में, और इनके बेचारे बच्चे रंदा मार रहे, सफ़ेदी कर रहे या और बाल काट रहे। तो मोदी जी उस तस्वीर को बदलना चाहते हैं, लेकिन इनके जो धर्म के ठेकेदार हैं वो बदलने नहीं देंगे। वो कहते हैं ये साले भूखे नंगे रहेंगे तो ही हमारे पीछे आएंगे। अब वो इनको भूखा नंगा रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहते। तो भाई हम क्या करें? कोई अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारे तो मार लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई हमारे भी तो सनातन मंदिर है, हम तो नहीं कह रहे जी उनको सारी ज़मीन घेर लो, नहीं तो वो भी तो कह देंगे ये हमारी ही थी पहले, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है। इनके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनकी हालत बदलेगी, कुछ तस्वीर बदलेगी। ठीक है भाई साहब। तो ये पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। स्कूल वगैरह गए जाते हैं? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई किया है? कितना पढ़ा है? लड़की डॉक्टरी कर रही है। लड़की हमारी डॉक्टरी कर रही है। डॉक्टरी कर रही है, अच्छी बात है। तो फिर इतना तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो चीज़ों को समझते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं सरकार वक्त की ज़मीन छीन रही है। भाई हम तो ये सुनना है। सुनी है आपने? कौन कह रहा था? पब्लिक कह रही है और कौन करेगा? पब्लिक कह रही है। पब्लिक कह रही है कि इनकी ज़मीनों को छीना जाए। यार पब्लिक इन्हें कहेगी कुएं में कूद जा, तो ये कूद जाएंगे क्या? वहाँ तो नहीं कूदेंगे ये कुएं में। क्या कहेंगे रेल के नीचे कूद जाओ, नहीं कूदेंगे। तो पब्लिक की वही माननी चाहिए जो जायज़ हो। अब पब्लिक तो हमें कहेगी कि तुम्हारे आपत आ रखी तुम पे, हम तो नहीं मान रहे आ रखी है। भाई कानून का राज है, कानून अपना पीछे ध्यान रखना, गिर ना जाओ। वैसे कमज़ोर कॉलर वाला ठीक कर लो, ठीक है। कितनी उम्र है? 61 साल है। हाँ तो हम 55 के हैं, कुछ खाओ पियो, जान बनाओ। हैं? पैरालाइज हो गया। पैरालाइज। बीड़ी ज़्यादा पीती होगे पहले? हैं? बीड़ी पी गए हैं। हाँ बीड़ी ज़्यादा पी ली इसलिए खून गाढ़ा हो गया, पैरालाइज हो गया। बीड़ी छोड़ दी? कम कर दी। कम नहीं, छोड़ दो, नहीं तो दोबारा हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपने अपने बातों को रखा, भाई साहब ने भी अपने बातों को रखा। लगता है कि जिस हिसाब से लोग धरना प्रदर्शन और दंगा कर रहे हैं देश में, होना चाहिए ऐसा? दंगा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं हमारे हकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छीना गया है, हकों को छीना गया है। नहीं ऐसा नहीं लगता? अब पश्चिम बंगाल में इस समय धरना प्रदर्शन के नाम पर दंगा हो रहा है। मुर्शिदाबाद में 3-4 लोग मारे जा चुके हैं वक्फ बोर्ड संशोधन से संबंधित। क्या कहेंगे? रुकिए चाचा। देखो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि वो ये भारत के जो कर रहे हैं ना आंदोलन वहाँ कर रहे हैं इसके वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो भारत के नागरिक हैं ही नहीं, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। और एक सोची समझी रणनीति के तहत राजीव गांधी ने उनको भारत की नागरिकता दी थी 1971 के युद्ध में। जब वो पूर्वी पाकिस्तान था तब वहाँ से भाग करके 70 लाख जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आ गए थे और कलकत्ता में आकर के बस गए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि 1986 में राजीव गांधी ने सिटीजन चार्टर 6 ये लागू किया और उनको 70 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। और वही अब इस देश के खून के प्यासे बन गए हैं जो 70 लाख थे। अब 70 लाख से कितने पैदा करोड़ों हो गए और उनकी इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इस देश को उनके अंदर एक वही जो बांग्लादेश में कत्लेआम उन्होंने शुरू किया था वही लोग यहाँ पर हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। ममता बनर्जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसे वोट से मतलब है। वो चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, चाहे देश कहीं चला जाए, देश का चाहे सर्वनाश हो जाए, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी की जो नीति है वो 100% बेहद तुष्टीकरण की राजनीति की है और वो चाहती है कि मैं पूरी तरह से इस अपने वेस्ट बंगाल को भी बांग्लादेश में बना दूं। और मैं बताता हूँ ममता बनर्जी क्या है। अभी 25,000 टीचरों का जो घोटाला है वो उजागर हुआ है
उसमें ये करप्शन है, ये अंदर जा सकती है। इसलिए ये उस मुद्दे को बिचला मतलब हटाने के लिए ये जानबूझ के आग लगवा रही है हिंदुओं के घरों में। हिंदुओं की वोट लेकर ये हिंदुओं के घरों में आग लगवा रही, हिंदुओं को मरवा रही है। लेकिन हिंदू वहाँ के पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों ऐसे लोगों को वोट देते। ठीक है, और ये 25,000 जो टीचरों का घोटाला, उसमें ये अंदर जाएगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर धरना प्रदर्शन होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आरोप लगता है, ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई ममता बनर्जी वोट के नाम पर जो है वोट अपने पक्ष में करने के लिए दंगा करा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। भाई वहाँ चुनाव आने वाले हैं तो कुछ में कुछ तो होता रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि चुनाव आते ही ये काम हो तो शुरू हो जाते हैं। ये नफरत का खेल जो है ये नहीं शुरू होना चाहिए। इससे देश ख़त्म हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। अभी 2 दिन पीछे अभी बरसात हुई और इतना बड़ा इशू है, उस इशू को एक दफ़े नहीं बोला कि किसानों का कितना नुकसान हुआ। उस इशू पे भी तो बात करना चाहिए। वो इशू को कोई बात नहीं किया। किसान बेचारे कितना परेशान हुए, उनका फसल बर्बाद हो गई, कितनी हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, उस पे बात नहीं करते हैं। और ये नफरत भर रहे हैं वोट बैंक के लिए, नफरत भरी जा रही है। वोट है सब। अभी दिल्ली में क्या हुआ, सब धरना करना चाहिए, धरना करिए, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दंगा करना और उसमें मारपीट करके 2 हिंदू युवकों को मार दिया जाता, 3 युवक मारे जा चुके हैं। भाई देखो, पलायन करने पे मजबूर हो चुके पश्चिम बंगाल में वहाँ के हिंदू, मुर्शिदाबाद। देखो ये वहाँ की सरकार ममता है ना, ममता जी को संभालना चाहिए सारी चीज़ों, सबको समझाना चाहिए। बंगाल में क्या हुआ था, जब बंगाल में दंगा भड़का तो महात्मा गांधी वहाँ गए। महात्मा गांधी ने ये बोला बंगाल में जाके कि तुम जितने लोग हो मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, और आपको क्या करना है, आपको मेरी सुरक्षा करना है या मेरे को मार देना है, ये आपके हाथ है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। तो क्या हुआ, दंगा वहाँ ख़त्म हो गया। ऐसा करना चाहिए था ममता बनर्जी, ऐसा करना चाहिए था। बीजेपी वाले जानबूझकर जो है दंगा प्रसाद करवा रहे हैं वोट के चक्कर में। अरे इन्हें ये अल्पज्ञानी ही हमारे देश के लिए खतरनाक हैं। ऐसे अल्पज्ञानियों ने ही इस देश को तबाह किया। इन अल्पज्ञानियों से पूछिए, अच्छी तरह से पूछना इनको कि जब पिछली इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के बाद जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी वेस्ट बंगाल की, तो दंगा हुआ था और उसमें 86 हिंदुओं की हत्या की गई थी, उनके गांव जला दिए गए थे, मारा काटा गया। तो राजनीति उस समय कहाँ हुई, पहली बात तो ये। और ये गांधी की बात कर रहे हैं, जब 42 दिन के अंदर सोहारवर्दी ने, इन्हें तो नाम भी नहीं पता होगा, सोहारवर्दी ने 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम कराया था 2 दिन के अंदर। तब उनकी लाशों को, हिंदुओं की लाशों को जो है चील और गिद्ध खा रहे थे सड़कों पर कलकत्ता की पर। तब गोपाल पाठा ने जब ये देखा, वो वहाँ के पहलवानी भी करते थे और इन्हें पता भी नहीं है कि गोपाल पाठा कौन है। भैया अशिक्षित पना इस देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐसे ही हिंदुओं से, जो तथाकथित सेकुलरवादी हिंदू है, इनसे ही देश को सबसे बड़ा खतरा है। उन आतंकवादियों से भी खतरा है, ऐसे ही लोगों से जो इस बात को कर रहे हैं। तब गोपाल पाठा ने कहा था, एक मिनट, गोपाल पाठा ने कहा था कि 40,000 हिंदुओं का जो कत्ल किया गया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने संगठित होकर के हिंदुओं को इकट्ठा किया और उसका जवाब दिया, और उसमें 40,000 की जगह उन्होंने लाखों जिहादियों का कत्ल किया, मारा। और गांधी जी बिलखने लगे, अरे गोपाल पाठा तो जो है का अब सबको जो है का मार देगा। सोहारवर्दी प्रार्थना कर रहा है, सोहरावर्दी कह रहा है गांधी जी आप कैसे रुकवा दो। और उसने फिर कहा है, जिन्ना से कहा है कि पाकिस्तान बनाने का कोई फ़ायदा अब तुमको नहीं होने वाला है। गोपाल पाठा जो भी है कट्टरपंथी, जो पाकिस्तान में बांग्लादेश, इस वेस्ट बंगाल को मिलाना चाहते हैं, वो सबको तो ये मार देगा गोपाल पाठा। तो फिर ऐसे पाकिस्तान का निर्माण करने से क्या फ़ायदा। फिर एक नए गांधी जी आए जिनके चेला बनते हैं। गांधी जी जो है अनशन पर बैठ गए, गोपाल पाठा जी आप लड़ाई बंद कीजिए। उन्होंने कहा नहीं गांधी जी, जब हिंदुओं का कत्लेआम डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जब कत्ल किया जा रहा था, उस समय इन्हें यह पता नहीं, उस समय जो है कि तुम क्यों नहीं आए, उस समय जब हिंदुओं का कत्लेआम किया, आज तुम आ रहे हो। तो तब उनका जो गांधी जी की बात जब थे, इन्हें बता दीजिए अच्छी तरह से कि गांधी जी की तो ये विचारधारा थी। गांधी जी तो वो देश बना के गए हैं ना कि दुनिया का कोई देश नहीं हिंदुस्तान जैसा। इसमें सिख भी रहता है, इसमें ईसाई भी रहता है, इसमें मुसलमान भी रहता है, और सब धर्मों का
एक तरफ मंदिर होता है तो दूसरी तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा होता है तो तीसरी तरफ गिरजाघर है। और सबको नहीं, पत्थर तो एक ही तरफ से क्यों चलता है भाई? सब चीज़ें हैं, चारों तरफ हैं। ये पत्थर भैया, ये जो पत्थर की बात कर रहे हैं ना, ये तो नफरत फैला रहे हैं। ये मोहब्बत का देश है, नफरत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। नफरत कहाँ चली बताइए? दुनिया का कोई देश इतिहास उठा के देख लो, नफरत भरते भरते मोहब्बत की मेज पे आके बात करें लोग। और दुनिया के लोग आगे महात्मा गांधी को क्यों नमस्कार करने जाते हैं? इनके प्रधानमंत्री जी क्यों नमस्कार करते हैं? और दूसरी बात, ये गडकरी साहब से सीखना चाहिए। गडकरी साहब ने यही बोला कि जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े नेता बनने के लिए जाति धर्म की बात करने लगते हैं, तो उनकी बात नहीं सुनते ये लोग। उनकी बात सुनना चाहिए ना। जाति धर्म की बात इतने बड़े गडकरी साहब बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात नहीं सुनते ये। जाति धर्म की बात सुनने को तैयार नहीं। अब इन्हें एक बात कीजिए, जो सामुदायिक दंगे जिस गांधी की बड़ाई कर रहे हैं, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे वाले लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। और जब जो उस समय बीजेपी भी नहीं थी, बीजेपी का जन्म भी नहीं था, और 1947 में देश का विभाजन में 20 से 25 लाख हिंदुओं की हत्या की गई थी। उस समय गांधी जी जिंदा थे, उस समय तो बीजेपी नहीं थी, उस समय तो कोई भी जो है का नहीं भड़का रहा था। अब गांधी जी ने धर्म के नाम पर उनको अलग देश भी दे दिया, और फिर भी विशेषता बता रहे हैं कि गांधी जी यहाँ सिख भी रहते हैं। इतिहास की बात है, और इन्हें इतिहास का नहीं है। और पहली बात तो ना तो सिख सब हिंदू ही कम्युनिटी के लोग थे, ये तो कांग्रेस ने हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए ये माइनॉरिटी के उसमें रखा गया। अब इनसे पूछिए गांधी जी के समय में जो, और कांग्रेस के समय में बता रहा हूँ, और एक मिनट, वो इतिहास की बात की बात है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लोग स्टेशनों पे बैठे हैं, लोग जो है जाकर शरण लिए बैठे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे। आप चलिए इतिहास की बात की, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का मौजूदा वक्त है, पश्चिम बंगाल में लोग पलायन पर मजबूर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? भैया, लोग पलायन पे मजबूर हैं तो इनको आगे आना चाहिए ना भाई। किसको आगे आना चाहिए भाई? वहाँ जो सरकार चल रही है उसको समझाना चाहिए, और इनको भी साथ में आना चाहिए। समझा रही सरकार कह रही है कि कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं मुमताज बानो बेगम ने पार कर दी हैं। वो कहती है कि हिंदुओं का कत्लेआम कितना ही हो जाए, हिंदू कितने ही मार दिया जाए, करोड़ों हिंदुओं का कत्ल करवा देगी ममता बनर्जी, परंतु ना कोई हिंदू मरना चाहिए ना मुसलमान मरना चाहिए। सबको मोहब्बत से बात करके वहाँ समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मोहब्बत से बात कैसे किया जाए जब प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उग्र हो जाते हैं, दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं? करना सबका अधिकार है, ऐसा नहीं है। संविधान में सबका अधिकार दिया गया है, बट नफरत नहीं बननी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? नफरत नहीं कर रहे हैं। ये दंगा करने वाले क्या कर रहे हैं? दंगा करने वाले समुदाय विशेष, मान लिया हिंदू धर्म के लोगों को छाट कर 3 लोगों को मारा गया, ब्राह्मण परिवार के, तो वो क्या कर रहे हैं? देखो, क्या कहेंगे? मैं फिर वही बात फिर मैं कह रहा हूँ कि दंगा नहीं होना चाहिए। ये नफरत का देश नहीं बनना चाहिए, ये नफरत का बंगाल नहीं बनना चाहिए, ये नफरत का बिहार नहीं बनना चाहिए, ये नफरत का उड़ीसा नहीं बनना चाहिए, ये नफरत का कर्नाटका नहीं बनना चाहिए। मोहब्बत का देश बनना चाहिए, मोहब्बत का राज बनना चाहिए। क्या दंगा? ये पूछो, कांग्रेस ने 5 लाख हिंदुओं को जब मार काट के भगा दिया गया था, हैं, तब जो है नफरत किसने फैलाई? कांग्रेस नहीं तो फैलाई नफरत भाई। भाजपा ने तो कभी भी नफरत नहीं फैलाई। हमेशा इस देश में दंगे किसने कराए? कांग्रेस ने कराए। हिंदुओं का कत्लेआम किसने किया? कांग्रेस ने करवाया। वेस्ट बंगाल में वही वामपंथियों ने बांग्लादेशियों को बसा दिया, और आज वही बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तब इसमें किसका दोष है? अरे वामपंथी तुम्हारी आज भी सरकार तुम्हारी टीएमसी किसकी है? कांग्रेस से निकली हुई टीएमसी ममता बनर्जी है, कांग्रेस की तो है। आज उसने कांग्रेस से निकल करके अपनी अलग पार्टी टीएमसी निकाल दी है, आज वही तो मरवा रही है। यदि पुलिस चाहे तो गोली कोई निकल जाएगा। अगर पुलिस को ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि जो भी दंगाई सड़क पर निकले सीधा गोली से उन्हें भून दो, किसी भी दंगाई की कोई औकात नहीं है जो निकल जाए। परंतु ये कांग्रेस और टीएमसी इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इस देश में अराजकतावादी सोच की जो टीएमसी, वामपंथी, कांग्रेस और जितने भी समाजवादी, ये सब के सब जितने भी हैं, ये विपक्ष के बैठे एनडीए अलायंस है, ये सब के सब नफरती बीज बोने वाले आदमी हैं, और इस देश के अंदर नफरत के बीज बोया जा रहा है। नफरत वाली भाषा नहीं रखते हैं। ये प्रयागराज में क्या किया? अपना भगवा झंडा लगा के वहाँ उस पर लगा दिया, मजार पे लगा दिया। इन्होंने किया ना, इन्होंने गंदा काम। ऐसा हम करना चाहिए इनको।
जिस जामा मस्जिद पे जाके लोग हिंदू हो मुसलमान हो बाहर दुनिया का लोग आके फ़ोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है, उसकी ये बात करते हैं। ये नफरत नहीं करते तो मैं करता हूँ नफरत। ये कांग्रेस को नफरती बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नफरत बनने वाले ये हैं। क्या झंडा लगाना, जो भगवा झंडा जो सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, अगर उसे लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? तुम क्या कर रहा हूँ भाई? तुम जैसों से तो खतरा है, इस देश को खतरा है। तुम्हारी जैसी विचारधारा के लोगों से जो हैं तो पूरी तरह से इस देश में स्लीपर सेल, आतंकवादियों के स्लीपर सेल का काम करते हैं ये लोग। बिल्कुल स्लीपर सेल हैं ये। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अंकल जी, ऐसे ऐसे थोड़ी ना लगा। अरे वही तो है, आज जो तहबुर राणा आया है उसमें क्लियर वो हांग रहा है कि यहाँ के जो स्लीपर सेल थे जो जिनमें हिंदू भी शामिल थे, उन्होंने 293 लोगों की जो हत्या हुई थी वो मुंबई के अंदर, जिसमें कौन दाऊद भी शामिल था, कुछ हिंदू भी थे, कांग्रेसी भी शामिल थे। कांग्रेस के बिना 293 लोगों की और अरबों रुपया की जो संपत्ति नष्ट हुई थी वो सब कांग्रेस के समय में ही तो हुई थी। 26/11 का जो हमला हुआ था वो भी कांग्रेस के समय में ही हुआ था। क्या जब बीजेपी ने नफरत फैलाई थी? हैं? अरे तुमसे देश पूछना चाहता है, कांग्रेसियों, समाजवादियों या लिबरांडू, अरे ये जो तुम लिबरांडू ग्रोह से मैं बात करना चाहता हूँ। और आज ये जो सेकुलरवादी बीज जो कीड़े पैदा हो गए इस देश के अंदर, जिन्होंने इस देश को तबाही के अलावा और कोई काम नहीं किया, इन सेकुलरवादी कीड़ों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्यों नहीं आप बंगाल में हिंदुओं का जब कत्लेआम किया जा रहा है, आप क्यों नहीं कह रहे, आप क्यों नहीं जा रहे वहाँ जा करके कि ये गलत काम है और उन पर दंगाइयों को गोलियों से भून देना चाहिए? क्यों नहीं ममता बनर्जी ने ये आदेश जारी कर रही? परंतु उसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों की वोट चाहिए। उसे पता है कि हिंदू तो तुमने जातियों में बांट रखा है, वो मरेगा भी, कटेगा भी और तुमको वोट देगा। और मुसलमान एक तरफा वोट देता है, एक मुश्त वोट देता है। तो मुसलमानों की वोट उनके लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए वो हिंदुओं का कत्लेआम कराया जा रहा है। एक मिनट, कह रहे हैं कि मुसलमानों की वोट के लिए पश्चिम बंगाल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो भी ममता बनर्जी। ये कुछ नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको वोट देने का बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है। और ये नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट लगती है और राज्यसभा लगती है और तुम जय श्री राम के नारे लगाओ उसके अंदर। ये कहाँ का न्याय है? पार्लियामेंट में ये नारे लगाते हैं, नारे से देश चलता है क्या? महंगाई हो, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, जय श्री राम के नारे नहीं लग सकते। ना फिलिस्तीन के नारे लग सकते हैं ना जय श्री राम के नारे लग सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट इसलिए लोग जाते हैं कि हमारी बेरोजगारी की बात करेंगे, हमारी महंगाई की बात करेंगे, और हम किसान बोलता है हमारे NSP की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, छोटा छोटा बिजनेसमैन बोलता है मेरी बात होगी, किसान रिक्शे वाला बोलता है मेरी बात होगी, और ऑटो वाला बोलता है मेरी बात होगी। वहाँ होता क्या है? वहाँ दंगल होता है। वहाँ एक मिनट दंगल कर तरक्की के पूछ में इनके आंकड़े देखिए। कांग्रेस के मेडिकल की सीट 50,000 थी, आज मोदी जी ने 1.25 लाख मेडिकल की सीट कर दी गई। किसने तरक्की की? नेशनल हाईवे कितने बनाए गए? और आज भारत 11वीं इकोनॉमी से, सुनो 11वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी पे आ गया भारत और तीसरी की ओर अग्रसर हो रहा है। आज पूरे भारत में जो एक हाईवे के जाल बिछ गए। जिस हिसाब से माहौल बना के और एक दूसरे पे आरोप लगा के पल्ला झाड़ देना और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो यही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले वेस्ट बंगाल पर ही आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश हित में बहुत जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और उन जिहादियों को जो निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर आदेश जारी कीजिए, उन्हें गोली मारने का उनमें आदेश जारी कीजिए। और बांग्लादेशी जितने भी हैं उनको उस देश में सिटीजन चार्टर लागू करके और सारे बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना चाहिए। जो आज कांग्रेस की देन है, 6 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी इस भारत के अंदर घुसे हुए हैं। कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण ही ऐसा हुआ है। उन्हें तुरंत भगाइए और सेना को आदेश जारी करिए कि जो भी दंगाई होगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प, बचाव कोई विकल्प नहीं है। किसी को भी ऑन द स्पॉट मारना, ये सब चीज़ें पहली बात तो शोभा नहीं देती है। पहली बात, किसी का बैकग्राउंड चेकआउट करवाइए कि हाँ भाई इसके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर है कि ये बंदा यहाँ पर रहने लायक है नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई मैं राह चलते को किसी को भी पकड़ूंगा और यहाँ पर आप आर्मी एक्ट लगाकर आप यहाँ किसी को भी आप मार देंगे। नहीं, बैकग्राउंड चेक करवाइए। अगर वो बंदा यहाँ पर रहने लायक नहीं है, निकालिए उनको। ये नहीं होता है कि आप जिस मर्जी को
कांटेक्ट यार ऐसा नहीं होता कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में नहीं बनती है मगर जो बंदा दंगाई है, देखो दंगाई वो भी था, जैसे आपका क्या नाम है विकास दुबे, और दंगाई ये भी था, ये आपका क्या नाम है अभी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। भैया जो दंगाई और जो हरकतें करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो दंगाई है, दंगाई अगर दंगा कर रहा है तो क्या पहचानोगे, वो तो तुम पे ईंट पत्थर गोली चला रहा है। जब उसे ऑर्डर जारी करोगे, यदि दंगा करोगे, पत्थर फेंकोगे, गोली चलाओगे, तो पुलिस आप पर गोली चलाएगी। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, गोली मारने का ऑर्डर उन्हें जारी करना चाहिए। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश के नागरिक यहाँ आकर के चोरी छिपे रहने लगे हैं, उन पर कठोर एक्शन का क्या हक है, मैं ये कहना चाहता हूँ यार। उनका डेट वही तो कह रहा हूँ। और एनआरसी, मैं क्या कह रहा हूँ, एनआरसी का मतलब यही तो है।